स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का 2026 का पेपर सॉल्व करें जो पेपर बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ये हमारा रियल पेपर है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखिए, अगर आप इस पूरे पेपर को तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका 100 में से 90 नंबर आज के वीडियो देखने पर आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहाँ पे अनुक्रमांक लिखा है यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। समय जो हमारा होता है वो होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। निर्देश में दिया है, देखिए कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। अब हमारा आ गया खंड का, तो खंड का में हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए, बहुविकल्प में 2 प्रश्न दिए जाएंगे, पहला और दूसरा जो होगा हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। पहले क्वेश्चन में आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो कि हिंदी गद्य साहित्य से होंगे और दूसरे क्वेश्चन में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ये हिंदी पद्य साहित्य से यानी काव्य से होंगे। तो यानी कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपका होगा जहां से आपको मिलेगा 10 नंबर। तो यहाँ पे देखिए, पहले का वाला क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है। पहला ऑप्शन है सतसई, दूसरा ऑप्शन है प्रेम सागर, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, चौथा ऑप्शन है गोरा बादल की कथा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोरा बादल की कथा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है, चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है नाभादास, दूसरा ऑप्शन है दामोदर शर्मा, तीसरा ऑप्शन है गंग कवि और चौथा ऑप्शन है गोकुलनाथ। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा गंग कवि यानी कवि गंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, छायावादी युग के गद्य लेखक हैं। पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र और चौथा ऑप्शन है राय कृष्ण दास। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा राय कृष्ण दास। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चौथा क्वेश्चन है घा वाला, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। पहला ऑप्शन है अशोक के फूल, दूसरा ऑप्शन है हिंदी काव्यधारा, तीसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य और चौथा ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हमारा है ये हो जाएगा हिंदी काव्यधारा जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। उसके बाद देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, ये और वह संस्मरण के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, चौथा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हमारा है हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके गद्य के हो जाएंगे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न जहां से आपको मिलेगा 5 नंबर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा आ गया, दूसरे क्वेश्चन में भी आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जहां से आपके 5 नंबर मिलेंगे, ये आपके काव्य से होगा। तो दूसरे का वाला क्वेश्चन है, अखरावट के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा ऑप्शन है संत कबीर, तीसरा ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर और चौथा ऑप्शन है घनानंद। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, खा वाला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। पहला ऑप्शन है सन 1932 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1936 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1942 में, चौथा ऑप्शन है सन 1943 में। तो देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो हुई थी सन 1936 में हुई थी और ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में। इस प्रकार से ये सही होगा। उसके बाद देखिए, गा वाला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के युग से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग से, दूसरा ऑप्शन है शुक्ल युग से, तीसरा ऑप्शन है छायावाद युग से, चौथा ऑप्शन है भारतेंदु युग से। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा द्विवेदी युग से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, घा वाला क्वेश्चन है कि इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। पहला ऑप्शन है चंद्रप्रभा, दूसरा ऑप्शन है कलकासी, तीसरा ऑप्शन है सरयू पार की यात्रा और चौथा ऑप्शन है प्रेम प्रलाप। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हमारा है वो क्या हो जाएगा, जो इसका हमारा राइट आंसर है
ये हो जाएगा कलकासी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी काव्य कृति रामधारी सिंह दिनकर की है। पहला ऑप्शन है चक्रवाल, दूसरा ऑप्शन है अनामिका, तीसरा ऑप्शन है रश्मिबंध और चौथा ऑप्शन है गंधवीथी। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा चक्रवाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके हो जाएंगे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, जहां से आपको मिलेगा 10 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा आएगा प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न हमारा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको गद्यांश दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे गद्यांश आपको दिया गया है गद्य खंड से गद्यांश दिया जाएगा, उस पर आपको आधारित 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको गद्यांश को पढ़ना है और इस 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिल जाएंगे 10 नंबर। पहला क्वेश्चन आपका होगा संदर्भ लिखने के लिए, दूसरा क्वेश्चन होगा रेखांकन अंश की व्याख्या करने के लिए। बाकी 3 क्वेश्चन किसी में शब्दार्थ होगा, किसी में आपको इसी में से ढूंढकर लिखना होगा। तो ये आपका यहाँ से 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में देखिए इसी प्रकार से 2 गद्यांश आएंगे और आपको जो सरल लगे उसी को आपको सॉल्व करना होगा। आगे देखिए, इसके बाद आ गया प्रश्न संख्या 4। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस प्रकार से आपको गद्यांश दिया था उस पर आधारित 5 क्वेश्चन दिए गए थे, इसी प्रकार से आपके काव्य से भी आपको दिया जाएगा पद्यांश। पद से पद्यांश दिया जाएगा, यानी काव्य से आपका काव्यांश दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको इस पर आधारित 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पर भी अगर आप पांचों क्वेश्चनों का आंसर लिखेंगे तो यहाँ से भी आपको मिलेगा 10 नंबर। यहाँ पे भी पहला क्वेश्चन आपका होगा संदर्भ लिखने के लिए, दूसरा क्वेश्चन होगा रेखांकन अंश की व्याख्या करने के लिए। बाकी 3 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में से लिखना। अगर आपको उसका अर्थ मालूम होगा तो आप आसानी से लिख लेंगे। तो अगर आपको गद्यांश या पद्यांश में कोई दिक्कत है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे आप क्लास 12 के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, सबका हमने क्या किया एक ही प्लेलिस्ट में सबको सॉल्व कर दिया। जो इम्पोर्टेंट है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अथवा करके 2 आएगा, जो आपको सरल लगे उसी को आपको सॉल्व करना होगा। आगे देखिए, इसके बाद आ गया हमारा प्रश्न संख्या 5वें का। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, यानी 80 शब्दों में किसी एक लेखक का आप जीवन परिचय लिखिए, उनकी रचना का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय पर आपको मिलेगा 3 नंबर, रचना पर आपको मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। तो देखिए कौन कौन से लेखक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जैनेन्द्र कुमार। 3 लेखक दिए हैं। तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना और रचना लिखना है। ऐसे आपको 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। देखिए ऊपर हमें लेखक दिए थे, यहाँ पे हमें कवि दिया है, कवि का जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखना है। यहाँ पे भी आपको 80 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर भी आपको मिलेंगे 5 नंबर। 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय पर, 2 नंबर आपको मिलेगा रचना पर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला है, जो पहले कवि हैं वो है सुमित्रानंदन पंत, दूसरे कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, तीसरे कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीनों कवियों में से किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय और क्या करना है, कृतियों का उल्लेख करना है। यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 5 नंबर। उसके बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। अथवा करके दिया है पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो चाहे बहादुर कहानी का, चाहे कर्मनाशा की हार, चाहे पंचलाइट कहानी का आपको सारांश याद कर लेना है। उसी में आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। जिसका चरित्र पूछे उसका आपको चरित्र चित्रण कर देना, अथवा आपका सारांश लिख देंगे। सारांश लिख देंगे आप तो सबका उसमें आपका चरित्र चित्रण हो जाएगा, उसमें आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ये भी आपका कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये भी 5 नंबर का है। इसको भी आपको 80 शब्दों में लिखना है। देखिए जो 7वां प्रश्न होता है स्वपठित खंडकाव्य, ये क्या होता है, ये आपको हर जिले का अलग अलग आता है। ये आपको पहले मालूम हो जाएगा कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आएगा। कैसे, अगर आप क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो वहाँ पर भी आपको दिया रहेगा कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आएगा, उसी को आप पढ़िए और 5 नंबर प्राप्त कर लीजिए। अगर आपको नहीं मालूम हो आपके ज़िले में कौन सा खंडकाव्य आता है तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पर जाना है, वहाँ पे सर्च करना, वहाँ पे सबसे पहले हमारा ये वीडियो आएगा कि आपके ज़िले में कौन सा खंडकाव्य आता है। वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आगे देखिए, उसके बाद हमारा आ गया खंड खा। हमारा खंड खा आ गया।
तो खंड खा में आपका जो है 8वें का वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ससंदर्भ यानी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए यहाँ पर संस्कृत के गद्यांश दिए हैं। आपको संस्कृत 2 खंड दिए जाएंगे, बीच में रहेगा अथवा, यानी अथवा करके दोनों खंड दिए जाएंगे। आपको दोनों में से किसी एक को करना है जो आपको सरल लगे। आपको संदर्भ पर मिलेगा 2 नंबर, हिंदी अनुवाद पर आपको मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिलेगा 7 नंबर। उसके बाद देखिए 8वें का खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे आपको 2 श्लोक दिए हैं। दोनों श्लोक में से जो आपको सरल लगे उसी का आपको संदर्भ लिखना है, उस पर 2 नंबर मिलेगा। हिंदी में अनुवाद करना है, यहाँ पर भी आपको 7 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर संदर्भ पर, 5 नंबर हिंदी अनुवाद पर। तो यहाँ पर भी आपको दोनों में से जो सरल लगे उसी को आप हल कीजिएगा। उसके बाद आ गया प्रश्न संख्या 9। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको 4 प्रश्न दिए हैं, चारों में से आपको 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में देना है, जहाँ से आपको मिलेगा 4 नंबर, क्योंकि हर प्रश्न 2-2 नंबर का है। उसके बाद हमारा आ गया 10। 10वें का वाला प्रश्न है कि करुण रस अथवा श्रृंगार रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपको देखिए चाहे करुण रस का लिखिएगा आप, चाहे श्रृंगार रस का। अस्थाई भाव और परिभाषा, 1 नंबर आपको मिलेगा अस्थाई भाव पर, 1 नंबर मिलेगा आपको परिभाषा पर। इस प्रकार से आपको मिलेगा 2 नंबर। खा वाला क्वेश्चन है उपमा अलंकार अथवा अनुप्रास अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। चाहे आप उपमा का लिखिए चाहे अनुप्रास का लिखिए, लक्षण उदाहरण, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 नंबर। गा वाला है चौपाई अथवा रोला छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 नंबर, 1 नंबर आपको मिलेगा लक्षण पर, 1 नंबर मिलेगा उदाहरण पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 हमारा क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध आपका जो होगा 9 नंबर का होगा। इसको आपको लिखना है कम से कम 300 शब्दों में। तो पहला यहाँ पे है विज्ञान वरदान या अभिशाप, दूसरा है साहित्य और समाज, तीसरा है भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, चौथा है भारतीय किसानों की समस्याएं और उनके समाधान। तो यहाँ पे आपको 4 दिया है, 4 टॉपिक, 4 टॉपिक में से आपको किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है जो आपको सबसे सरल तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से मालूम हो। तो देखिए अगर आपको निबंध लिखने का सही तरीका नहीं मालूम है तो आपको 9 नंबर नहीं मिलेगा, तो आपको 4 ही 5 नंबर मिलेगा। देखिए निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है, आपको कैसे लिखना है। आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा क्लास 12 हिंदी निबंध। वहाँ पर आपको कम से कम 120 निबंध आपको बताया गया है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्लास 12 के लिए है। तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं आपको निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है, कैसे लिखना है, आपको कितने शब्दों में लिखना है। तो उस प्रकार से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ से भी आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर का वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसका है भवनम का संधि विच्छेद है। तो देखिए भवनम लिखा है, इसमें भवनम का आपको संधि विच्छेद करना है। तो भवनम का संधि विच्छेद होगा भव, यानी पहले क्या उच्चारण रहा भव, यानी तो हम लिखेंगे भव, भवनम, तो भव पर आएगा ना भवनम, तो यहाँ पे भव और प्लस अनम, अनम, तो इस प्रकार होगा भवनम। तो यहाँ पे हमारा देखिए ऑप्शन नंबर खा जो हमारा है ये सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है योद्धा, योद्धा का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए योद्धा यानी कि पहले क्या रहा है युद्ध, तो हम इसका करेंगे देखिए युद्ध और फिर योद्धा, यानी कि युद्धा, योद्धा, ये होगा इसका सही संधि विच्छेद। तो यहाँ पे हमारा देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा है ये भी खा सही है। उसके बाद है तीसरा दोग्धा, दोग्धा का संधि विच्छेद है। तो देखिए दोग्धा, यहाँ पे क्या दोग्धा, यानी दोग यानी का उच्चारण दोग्धा। तो यहाँ पे का उच्चारण होता है, हो जाएगा हमारा दो, आधा का रहेगा यहाँ पे, तो दोग्धा, तो यहाँ पे प्लस धा, तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर खा ही सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा आ गया खा वाला क्वेश्चन। इसमें कह रहा पहला कि घनश्यामा में समास है। तो जो घनश्यामा है, घनश्यामा में कर्मधारय समास है। उसके बाद है कुपुत्र, कुपुत्र में कौन समास है, इसमें भी कर्मधारय समास है। तो इस प्रकार से यहाँ से आपको 1-1 नंबर मिल जाएंगे। 13 नंबर का वाला क्वेश्चन है। इसका पहला कह रहा है कि गुरुत्वम में प्रत्यय है। तो गुरुत्वम में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है गुरुत्वम, तो गुरुत्वम में क्या होता है, यहाँ पे तुम प्रत्यय है, तुम, तो माँ क्या है आधा है,
इसलिए यह हट जाएगा नहीं त्वा प्रत्यय। तो यहाँ पे गुरुत्वम में क्या त्वा प्रत्यय है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। उसके बाद है मतिमान। तो मतिमान शब्द में प्रत्यय है, तो मतिमान शब्द में आपको मालूम है मतुप प्रत्यय होता है। मतिमान, श्रीमान, गतिमान इस सब में मतुप प्रत्यय होता है। जहाँ पे लास्ट में मान आएगा वहाँ पे मतुप प्रत्यय होगा। अब देखिए आ गया खा वाला क्वेश्चन। कह रहा है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधी नियम का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आपको 3 टॉपिक दिए हैं। पहला है रामेण सा सीता वनम गच्छन्ति, दूसरा सा पादेन खंजा अस्ति, और फिर तीसरा है प्रकृत्या साधु। तो देखिए यहाँ पे हम पहले का करते हैं कि रामेण सा सीता वनम गच्छति, यानी राम के साथ सीता भी वन में जाती है। तो देखिए इसका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो पद है इसमें हो जाएगा रामेण, और सह का अर्थ होता है साथ। तो और सीता तो इसमें है, सब्जेक्ट है, तो रामेण सह सीता, यानी रामेण इसमें पद जो है रामेण हो जाएगा, और सह का अर्थ होता है साथ। इसमें हो जाएगा पद हो जाएगा रामेण, और सह जो है इसका अर्थ होता है साथ, और इसमें जो जो रामेण में जो विभक्ति हो जाएगी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति? तृतीया, तृतीय विभक्ति। इस प्रकार से आपको लिख देना है, आपको यहाँ से 2 नंबर आपका हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पत्र का प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए। तो देखिए पत्र हिंदी में आपका 8 नंबर का आएगा, साहित्यिक हिंदी में आपका 6 नंबर का आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, कह रहा है किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु तो एक प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी खुद पढ़ाने के पद पर नियुक्ति होने के लिए एक पत्र लिखिए। अथवा आपका एक मित्र शिमला में रहता है, आप उसके आमंत्रण पर ग्रीष्म अवकाश में वहाँ गए थे, यानी गर्मी की छुट्टी में आप उसके पास गए थे, और प्राकृतिक सौंदर्य का खूब आनंद उठाया। उसने आपको खूब घुमाया, प्राकृतिक सौंदर्य का आपने आनंद उठाया, घूमा टहला। घर वापस लौटने पर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मित्र को पत्र लिखिए, यानी उसको धन्यवाद व्यक्त करते हुए उसे एक पत्र लिखिए। तो दोनों में से आपको किसी एक पत्र को तैयार कर लेना है, आपको एक बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, और इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तब जाके आपको 100 में 100 नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।